अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने और देखने वालों को। एक ईसाई लड़की जिसका नाम मार्था था, मुसलमान होने के बाद चंद दिन ही बाद वो कत्ल हो जाती है और मुसलमान होने के बाद उसका नाम रुबीना मरियम हो जाता है। आखिर इस कत्ल के पीछे वजह क्या होगी? और दिलचस्प बात यह है कि वो लड़की बहुत खूबसूरत थी। इस 5वें एपिसोड में आप देखेंगे कि कातिल कोई और ही निकला। रामास्वामी के कमरे में जाकर उसके पास बैठते हुए मैंने कहा, हम तुम पर कोई संगीन इल्ज़ाम आयद नहीं करेंगे। हमारे 2-3 सवालों का जवाब देकर हमें मुतमईन कर दो और हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करके चले जाएंगे। पहला सवाल यह है कि तुमने एक्सीडेंट की जगह गलत क्यों बताई, और दूसरा सवाल कि तुमने ये क्यों कहा था कि वक्त का कुछ पता नहीं। तीसरा सवाल ये है कि तुम रात के उस वक्त रेस कोर्स के इस तरफ क्यों गए थे। तुम रेस कोर्स के जंगले के साथ कुछ दूर तक गए और वहां से मोटरसाइकिल घुमाकर वापस सड़क पर आए और एक्सीडेंट हो गया। हमें तसल्ली बख्श जवाब देकर हमें रुखसत करो। ये सही है कि मेरे सर को चोट आई थी और होश में आने के कुछ देर बाद तक मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। उसने हकलाते हुए कहा, न जगह का ख्याल रहा न वक्त का। उसके बाद मेरा दिमाग सही काम करने लगा था, लेकिन जगह और वक्त मेरे दिमाग में से शायद निकल गए थे। इसकी हकलाहट और फिर सोच कर अल्फाज निकालना और कोई लफ्ज़ निकालकर फिर निकल लेना, और फिर उसके चेहरे के उतार चढ़ाव से पता चलता था ये झूठ बोलने की नाकाम कोशिश कर रहा है। इससे कोई बात बन नहीं रही। उसने पहली बार पुलिस इंस्पेक्टर देखे थे, लेकिन हमने सैकड़ों मरतबा इस जैसे मुश्तबे और मुल्ज़िम अपने हाथों से गुजारे थे। मेरे जहन में ये एक नया महमा पैदा हो गया था कि उस शख्स का मकतूला रुबीना के साथ क्या ताल्लुक़ हो सकता है। हम इतनी ज़्यादा तफ्तीश कर चुके थे और तफ्तीश भी इन अफराद से की थी जिनका बराह रास्त बड़ा ही करीबी ताल्लुक़ मकतूला के साथ था। इनमें से किसी ने रामास्वामी का इशारा तक नहीं दिया था। एक ख्याल ये आया कि उसका दोस्ताना विल्सन के साथ होगा और विल्सन कहने पर इसने रुबीना को कत्ल किया होगा। ये तो थाने से पता चल गया था कि रामास्वामी तकरीबी किस्म का कांग्रेसी हिंदू है। ये लोग मुसलमानों की जानी दुश्मन थे, जैसे अब भी है। विल्सन ने उसे बताया होगा कि एक ईसाई लड़की मुसलमान हो गई है और उसे अपने मज़हब में लाने की वो पूरी कोशिश कर चुका है। रामास्वामी जैसे लोग अकल से नहीं जज्बात के ज़ोर पर सोचा करते हैं। उसने यही फैसला किया होगा कि उस लड़की को मार ही डाला जाए। रामास्वामी हमारे किसी एक सवाल का भी तसल्ली बख्श जवाब न दे सका, बल्कि उसकी हालत बिगड़ती ही चली गई और यहाँ तक पहुँच गई कि वो बोलना चाहता था तो ज़बान उसका साथ नहीं देती थी। मैं उसकी मौजूदगी में इंस्पेक्टर क्लार्क के साथ कोई बात और सलाह मशवरा नहीं कर सकता था। वो अपने तौर पर और मैं अपने तौर पर सोच रहे थे कि हमारा अगला कदम क्या होगा। मैंने सोचा हो सकता है ये रुबीना के कत्ल में मुलव्वस न हो, लेकिन उसने कोई ना कोई जुर्म ज़रूर किया था जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रहा था। मैंने इंस्पेक्टर क्लार्क से कहा कि इसके घर की तलाश ले लेते हैं। थाने का हेड कांस्टेबल अभी वही था और उसने भी रामास्वामी से कहा था कि वो सही बात बता दे और उसे कुछ फ़ायदा मिल जाएगा, लेकिन अब वो किसी बात का जवाब नहीं देता था, बल्कि आंखें फाड़े हर किसी की तरफ देखता और उसके चेहरे का रंग लाश जैसा हो गया था। मैंने हेड कांस्टेबल से कहा कि बाहर जाकर कोई 2 आदमी तलाशी के गवाहों के तौर पर ले आए। हेड कांस्टेबल बाहर निकला तो रामास्वामी हिंदुओं की तरह हाथ जोड़कर हमारी मिन्नतें करने लगा कि खाना तलाशी हो और अगर करनी है तो बाहर के आदमी न बुलाई जाएं। मैंने उसे कहा कि वो हमें परेशान कर रहा है और हम उसकी इज़्ज़त व आबरू, उसकी तकलीफ़ का ज़रा भी लिहाज नहीं करेंगे। हेड कांस्टेबल 2 आदमियों के साथ अंदर आ गया। हमने रामास्वामी को उठाया। वो लाठी के सहारे चल सकता था
اسے کہا کہ کوئی مشکوک اور غیر قانونی چیز گھر میں ہے تو خود ہی برآمد کروا دے، ورنہ ہم ایک ایک ٹرنک اور سوٹ کیس میں سے ہر چیز نکال کر باہر پھینکیں گے اور بڑی ہی باریکی سے تلاشی لیں گے اور ہمارا طریقہ توہین آمیز ہوگا۔ اسے چپ لگ گئی تھی اور وہ کسی بات کا جواب دیتا ہی نہیں تھا۔ انسپکٹر کلارک نے بڑے غصے سے کہا کہ اس سے مت پوچھو اور تلاشی لو۔ وہ خود بھی میرے ساتھ ہو گیا اور ہم دونوں نے تلاشی لینی شروع کر دی۔ ٹرک پیچی کیس وغیرہ کھول کر دیکھے اور ایک لوہے کی الماری جو مقفل تھی کھلوائی، اس میں پمفلٹ اور کتابیں پڑی ہوئی تھی۔ پمفلٹ دیکھے تو یہ 500-600 تھے۔ اس کا عنوان تھا بھارت مارتا آزاد کیسے ہو۔ میں نے اس کی ورق گردانی کر کے کسی سے صفحے پر 2-4 فقرے پڑھے تو وہ ایک اشتعال انگیز تحریر تھی جس میں لوگوں کو بھڑکایا گیا تھا کہ انگریزوں کو قتل کیے بغیر بھارت ماتا آزاد نہیں ہو سکتی۔ اسی الماری میں سے 1.22 پستول برآمد ہوا اور ایک ریوالور 38 نکلا اور 4 لمبے خنجر برآمد ہوئے۔ سائز اور ساخت کے لحاظ سے یہ خنجر بھی غیر قانونی تھے۔ میں نے گواہوں کے سامنے راما سوامی سے پوچھا کہ اس کے پاس اس پستول اور ریوالور کے لائسنس ہیں؟ اس نے نفی میں سر ہلا کر جواب دیا، نہیں۔ ایک اسٹور سے 21 برچیاں برآمد ہوئی جن کی انیاں بڑی ہی تیز کی ہوئی تھی۔ 8-10 لاٹھیاں بھی ملی جن کی نیچے سیسا بھرا ہوا تھا۔ ہم نے بڑے ہی باریکی سے اس گھر کی تلاشی لی۔ یہ تو بڑا ہی خطرناک گھر تھا۔ اتنے میں راما سوامی کا باپ آ گیا۔ پہلے وہ گھر نہیں تھا۔ اس نے گھر کی حالت دیکھی اور برآمد کیا ہوا اسلحہ، برچیاں اور لاٹھیاں دیکھی تو راما سوامی کو لین دین شروع کر دی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اسے عرصے سے منع کر رہا تھا کہ ان حرکتوں سے باز آ جاؤ، لیکن یہ نہیں مانا۔ میں جان گیا کہ راما سوامی کس ٹائپ کا آدمی ہے۔ آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ ہندوؤں نے 1946 میں خانہ جنگی کا اہتمام کر لیا تھا۔ اس کی ہدایت کاری مہاتما گاندھی نے کی تھی۔ ان ہندوؤں کا ارادہ یہ تھا کہ مسلمان پاکستان کے مطالبے سے دستبردانہ ہوئے تو ان کے خلاف باقاعدہ جنگ لڑی جائے گی۔ ہندوؤں نے اپنے گھروں میں لاٹھیاں اور برچیاں اور تلواریں رکھ لی تھی۔ راما سوامی جیسے کچھ جوان خود ہی لیڈر بن گئے تھے اور انہوں نے گھروں میں برچیاں اور لاٹھیاں ذخیرہ کر لی تھی۔ میں جب بشیر نامہ یعنی برآمدگی کی تحریر لکھ رہا تھا تو ہیڈ کانسٹیبل وہ پمفلٹ پڑھنے لگا جو سینکڑوں کی تعداد میں برآمد ہوا تھا۔ اس نے ایک صفحہ میرے آگے کیا۔ میں نے لکھنا چھوڑ کر وہ صفحہ دیکھا تو اس میں سبھاش چندر بوس کا نام تھا اور لوگوں کو تلقین کی گئی تھی کہ سبھاش چندر بوس کی پیروی کریں۔ اگر آپ حکایت باقاعدگی سے پڑھ رہے ہیں تو آپ نے مسافر اور منزل کے عنوان سے ایک فوجی کی آپ بیتی یا سچی کہانی قسط وار پڑھی ہوگی۔ اس میں ہندوستانیوں کی ایک فوج انڈین نیشنل آرمی INA کے نام سے سبھاش چندر بوس نے بنائی تھی۔ انگریزوں کے انڈین آرمی کی فوج کی کچھ تعداد میں بھگوڑے ہو کر اس فوج میں جا ملے تھے اور اس فوج کو جاپانی تیار کر رہے تھے۔ میں پوری تفصیلات میں نہیں جا رہا، تفصیل آپ مسافر اور منزل میں پڑھ لیں ورنہ میری کہانی بہت طویل ہو جائے گی۔ میں یہی بتا دیتا ہوں کہ راما سوامی جاپانیوں اور سبھاش چندر بوس کی بنائی ہوئی فوج کا کارکن تھا اور اس کے لیے جاسوسی بھی کرتا تھا۔ میں نے بشیر نامہ یعنی برآمدگیوں کا کاغذ تحریر کر لیا، اس پر گواہوں کے اور راما سوامی کے دستخط کروائے اور راما سوامی کو باقاعدہ گرفتار کر کے جیپ میں ڈالا اور اپنے ہیڈ کوارٹر میں لے گئے۔ راما سوامی میں نے اسے کہا، تم اپنے آپ کو بے گناہ ثابت نہیں کر سکتے، ہم تمہیں کوئی مہلت نہیں دیں گے۔ اقبال جرم کر لو ورنہ آج ہی ڈاکٹر کو بلوا کر تمہارے یہ پلستر کٹوا کر اتار دیے جائیں گے اور تمہارے زخم خراب ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں، آخر تمہاری ٹانگ کاٹنی پڑے گی اور بازو بھی شاید کٹ جائے، کوئی بھی قانون ہمیں پکڑ نہیں سکتا، اپنا انجام سوچ لو۔
उससे क्यों पूछते हो? इंस्पेक्टर क्लार्क ने बड़े गुस्से से कहा। मैं अभी फ़ोन कर सर्जन को बुलाता हूँ कि इसका पलस्तर काट दे। रामास्वामी आखिर हिंदू था। उसकी रवायती बुज़दिली उस पर गालिब आ गई। उसने जो मिशन बना रखा था वो महज जज्बाती था और उसके पीछे न अकल काम कर रही थी और न कोई प्लान। कुछ ही देर बाद उसने हथियार डाल दिए और हाथ जोड़कर कहा उसकी जिस्मानी हालत पर रहम किया जाए और वो सब कुछ बता देगा। उसने बड़ा ही लंबा बयान दिया था जो मुख्तसर यूं था कि वो जापानियों का बाकायदा जासूस तो नहीं था, लेकिन एक जासूस के साथ उसका राब्ता था जिसे वो मालूमात फराहम करता रहता था। उसकी ज़्यादातर ज़मीन दोस्त सरगर्मियाँ सुभाष चंद्र बोस की INA के लिए थी। नौजवानों को वो इस फौज के लिए तैयार करता रहता था और कोई अकेला फौजी मिल जाए तो उसे भी कायल करता था कि फौज से भागकर INA में शामिल हो जाए। उसने इन सरगर्मियों की तफसील बताई। इंस्पेक्टर क्लार्क ने उससे पूछा कि वो अपने जासूस साथी को जो मालूमात देता था वो कहाँ से हासिल करता था। उसने बताया कि एक तो वो खुद एयर हेडक्वार्टर में था और वहाँ से कोई न कोई राज की बात मिल जाती थी, और फिर मार्था जिसके साथ उसका बड़ा गहरा राब्ता रहता था वो बड़े अहम और नाजुक शबे के डायरेक्टर की सिटनो थी, इसलिए उसे बड़ी कीमती बातें मालूम होती रहती थी जो रामास्वामी को बता देती थी। उसकी भी तफसीलात सुनाए। उससे ये साबित हो गया था कि रामास्वामी जापानियों का और सुभाष चंद्र बोस का बाकायदा जासूस इसकी भी तफसीलात सुनाए। उससे यह साबित हो गया था कि रामास्वामी जापानियों का और सुभाष चंद्र बोस का बाकायदा जासूस था और हिंदुस्तान में जापानियों के वफ्त कालम का काम कर रहा था। बाकी बातें फिर सुनेंगे। मैंने कहा, रुबीना मार्था के कत्ल की बात बताओ। हमें मालूम है कि तुम उसके कत्ल में मुलव्वस हो। उसे क्यों और किस तरह कत्ल किया गया था? उसने सुनाया कि मार्था ने एक तो अपना मज़हब छोड़ा और मुसलमान हो गई। फिर उसने रामास्वामी को साफ अल्फाज में बता दिया कि अब वो उसके लिए जासूसी का ज़रा सा भी काम नहीं करेगी। रामास्वामी ने उसे बहुत समझाया लेकिन वो अपने इनकार पर कायम रही। उसने कहा कि वो जब ईसाईयत में थी तो और बात थी, लेकिन अब वो मुसलमान हो गई है, इसलिए कोई ऐसी वैसी बात या हरकत नहीं करेगी। रामास्वामी को एक गुस्सा तो याद ये था कि रुबीना ने जासूसी से इनकार कर दिया था, और दूसरा ये कि वो मुसलमान हो गई थी, और तीसरा ये कि उसने रुबीना को खासा रुपया पैसा दिया था जो जासूसी के उजरत थी। और सबसे बड़ा बास कत्ल का ये बना कि रामास्वामी को खतरा महसूस होने लगा था कि रुबीना किसी भी वक्त उसे पकड़वा देगी। उसने अपने दो दोस्तों के साथ बात की। दोस्तों ने कत्ल का मशवरा दिया जो उन्होंने तय कर लिया। रामास्वामी को मालूम था कि रुबीना हफ्ते की शाम घर आया करती है और इतवार की शाम वापस चली जाती है। कत्ल की शाम रामास्वामी एक जगह रुबीना के इंतजार में खड़ा रहा। रुबीना घर से निकली और जब सड़क पर तांगे के इंतजार में रुकी तो रामास्वामी उसके पास आया और बहला फुसला कर अपने साथ ले गया। उसने रुबीना को धोखा ये दिया था कि वो उसके साथ चले। उसके दो दोस्तों की मौजूदगी में हल्फिया वादा देकर वो उसका राज फाश नहीं करेगी। रुबीना उसकी बातों में आ गई और उसके साथ एक ऐसे दोस्त के घर चली गई जो 2 कमरों के एक मकान में अकेला रहता था। वहाँ एक और दोस्त भी आया बैठा था। ऐशारिया ये 22 पिस्तौल रामास्वामी की जेब में था। तीनों दोस्तों ने आखिरी बारी रुबीना को कायल करने की कोशिश की कि वो उन्हें पहले की तरह इन्फॉर्मेशन देती रहा करे, लेकिन रुबीना ने साफ इनकार कर दिया। रामास्वामी उसके पीछे खड़ा था। उसने पिस्तौल निकाला और रुबीना की एक कलपट्टी पर रखकर गोली चला दी। तीनों दोस्त रुबीना की सर पर कपड़े लपेट कर खून रोकने की कोशिश करते रहे। ये इसलिए कि घर में खून के निशानात न रहे। ये तो उन्होंने तय कर लिया था कि लाश बोरी में बांधकर फेंक आएंगे। उन्होंने ये भी तय कर लिया था कि लाश रेस कोर्स के बाहर फिलहाल जगह फेंकी जाएगी। रुबीना तो जल्दी मर गई थी, लेकिन वो खून कुछ देर बहता रहा। आखिर उन्होंने लाश को दोहरा किया और एक बोरी में डालकर बोरी का मुंह बंद कर दिया। रात 3 बजे से कुछ पहले
दोस्तों ने मिलकर बोरी रामास्वामी की मोटरसाइकिल के पीछे बांधी और रामास्वामी ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और रेस कोर्स की उस जगह पहुंचा जहां से लाश बरामद हुई थी। वो जगह वीरान थी, इसलिए कोई देखने वाला नहीं था। रामास्वामी ने बोरी लकड़ी वाले जंगले के अंदर फेंकी और मोटरसाइकिल घुमाकर वापस सड़क पर चढ़ा ही था कि एक फौजी ट्रक मोटर मुड़ा। वहां से सड़क मुड़ती थी। टक्कर ऐसी हुई कि रामास्वामी अस्पताल में जाकर होश आया और उसने अपनी एक टांग और एक बाजू पलस्तरों में बंधा देखा, जिस पर एक दो चोटें और मामूली सा एक जख्म भी था जिस पर पट्टियां बांधी गई थी। होश में आकर उसने डॉक्टरों के पूछने पर अपने घर का एड्रेस दिया और उसका बाप और दीगर अफराद उसे अस्पताल देखने आए। 5 दिन पहले उसे डिस्चार्ज किया गया था। उसका बयान इतना लंबा हो गया था कि रात आ गई और अगर मुझे याद है तो 8:30 और 9 बजे के दरमियान वक्त हो गया था। हम अपनी अगली कार्रवाई सुबह तक मुलतवी नहीं करना चाहते थे। रामास्वामी ने कत्ल वाले घर का एड्रेस बताया, उसे साथ लिया, ज़रूरी अमला भी साथ लिया और उसे वक्त उस घर पर छापा मारा। वहाँ 2 दोस्त तो वो थे जो कत्ल में शामिल थे और एक और दोस्त भी वहाँ मौजूद था। उन सब को गिरफ्तार किया और हेड क्वार्टर ले गए। उन्होंने बड़े आराम से बयान दे दिया। दरअसल रामास्वामी ने उन्हें बता दिया था कि वो पर्दा उठा चुका है और अब वो जुर्म से इनकार करेंगे तो उन्हें सिवाय तशद्दुद के कुछ भी हासिल नहीं होगा। फिर रामास्वामी की निशानदी पर उसका वो जासूस दोस्त भी पकड़ लिया गया जिसे वो अपनी हासिल की हुई और रुबीना से ली हुई इंफॉर्मेशन दिया करता था। इस जासूस दोस्त के घर से कुछ अहम चीज़ें बरामद हुई। उसने अपने 2 और साथियों की निशानदी कर दी। जासूसी का मामला और केस अलग था। मैं आपको रुबीना के कत्ल की कहानी सुना रहा हूँ। रामास्वामी ने अपना इकबाल बयान मजिस्ट्रेट से कलमबंद करवा दिया था और इसके 2 दोस्तों ने जो इस कत्ल में शामिल थे मजिस्ट्रेट को बयान दे दिया। केस जब सीशन कोर्ट के सुपर्द हुआ और समाज शुरू हुई तो तीनों अपने इकबाल बयान से मुनहरफ हो गए। उससे कोई फ़र्क न पड़ा क्योंकि हमने शहादत में कोई कसर और खामी नहीं छोड़ी थी। सिर्फ इकबाल बयान पर ही भरोसा नहीं रखा था। रामास्वामी को आखिर सज़ाए मौत सुनाई गई और उसके दोनों दोस्तों को उम्र कैद दी गई। तीनों ने हाई कोर्ट में अपील दायर की जो मुस्तरद कर दी गई और एक रोज़ रामास्वामी को फांसी दे दी गई। सब इंस्पेक्टर शंकर दास के खिलाफ हमारी रिपोर्ट पर महकमाना कार्रवाई हुई और उसे सब इंस्पेक्टर की अहदे से गिराकर ASI बना दिया गया था और साथ ये भी कि वो 3 साल सब इंस्पेक्टर नहीं बन सकता। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी अहमद यार खान की सच्ची और एक तफ्तीशी कहानी। ये तकसीम हिंद से पहले की कहानी थी और आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी। इस तरह की सच्ची और अच्छी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल उर्दू अनोखी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं हूँ करीम के